इन्होंने किया हमारा अकाली दल से सबसे लॉन्गेस्ट आप टाइम देख लीजिएगा, आपको भी उतना ही टाइम नहीं चाहिए भैया, पर हमें नहीं, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। वापस टॉपिक वो गठबंधन के साथियों पर कह रहे हैं कि आप सुनिए प्रियंका जी, होगा मैं इतिहास की किताबें उठाकर पढ़ लूंगी। गठबंधन के बारे में ये कम ही टिप्पणी दे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो पैरासाइटिक बिहेवियर होंगे। क्या बात कर रहे हैं, आप इसी कगार पे खड़े हो गए, आप बेबस हो गए। अरे बेबस तो आप लोग हैं, बेबस तो आप लोग हैं। आज महाराष्ट्र सुनने नहीं आई हूँ भाई साहब, मैं ना इस डिबेट में पार्टिसिपेट कर रही हूं कि आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है, इंडिया गठबंधन की क्या नीति होने वाली है। हाँ, उसी पर वो बोल रहे हैं गठबंधन क्या होता है। केसी त्यागी जी बैठे हैं, बिहार में जातिगत सर्वे का निर्णय जून 2022 में हुआ जब भाजपा जदयू की सरकार थी। जवाब दीजिए। और हरियाणा की हार से कांग्रेस पार्टी क्या कोई सबक ले रही है? अति आत्मविश्वास शब्द आपके कम से कम 3-4 गठबंधन के साथ आपस में जो इन दलों में जनता परिवार में लड़ाई होती है इसके लिए कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट होने जा रही है कि कैसे बीजेपी ने एक इतिहास रचा हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर, क्योंकि सारे सर्वे बीजेपी को हरा रहे थे। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक और टीवी चैनल पर चल रही डिबेट और लोगों के बीच की बातचीत से लगता था कि बीजेपी हरियाणा में 15 से 20 सीट से ज्यादा नहीं ला पाएगी। पर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा ने ये चमत्कार करके दिखाया कि भाजपा 48 सीट जीत गई और कांग्रेस जो कि 60 सीटों का दावा कर रही थी 36 पर ही अटक गई। इन रिजल्ट को लेकर कांग्रेस का वही पुराना रोना पीटना कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, और इसकी शिकायत लेकर कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के पास भी चली गई है। कांग्रेस को वही ईवीएम में गड़बड़ी लगती है जहां वो हारती है, पर जहां जीती है वहां ईवीएम सही रहती है। जैसे जम्मू और कश्मीर के बारे में कुछ नहीं बोलना कि ईवीएम वहां सही थी या गलत। अगर बीजेपी को ईवीएम में गड़बड़ी करके ही चुनाव में जीत मिलती तो वो लोकसभा के चुनाव में 240 पर क्यों सिमटती, वो 300 से ऊपर सीट ला सकती थी। पर कांग्रेस ये बात नहीं समझती है कि हरियाणा में उसकी आपसी गुटबाजी की वजह से ही वो चुनाव हारी है, न कि ईवीएम की वजह से। पर यह कांग्रेस की मजबूरी बन गई है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आने वाले हैं, इसलिए वो ऐसा ड्रामा कर रही है। क्योंकि हरियाणा की हार से अब उसके सहयोगी दल भी उसकी आलोचना करने लगे हैं। इसी को लेकर आज तक पर यह डिबेट चल रही है, जिसमें भाग ले रहे हैं बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की तरफ से गालीबाज प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और शिवसेना यूबीटी की तरफ से कंफ्यूज प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जब भी डिबेट में आती है तो वो हमेशा परेशान सी रहती है। क्या बोलती है उसको भी पता नहीं होता। जब कोई उसके सवालों का उत्तर देने लगता है तो बोलने लगती है कि आप क्या इतिहास की बात करते हो, अभी की बात करो, जबकि वह पहले खुद ही उस विषय को लेकर बोल चुकी होती है, पर उसको याद ही नहीं रहता कि उसने क्या बोला। अब बात करते हैं कांग्रेस की गालीबाज मैडम सुप्रिया श्रीनेत की, जो हरियाणा की हार से इतनी विचलित है कि पूछो मत। जो मैडम रिजल्ट से पहले बीजेपी का हर डिबेट में मजाक उड़ाया करती थी, आज उसका ही मजाक बन गया है। डिबेट में जम्मू कश्मीर की बात करती है, जहां उन्होंने एनसी से मिलकर चुनाव लड़ा था और वहां सरकार बनाने जा रही है। बोलती है कि भाजपा को जम्मू कश्मीर की जनता ने नकार दिया है, पर यह नहीं बताती कि कांग्रेस की वहां कितनी सीट आई है। हम बताते हैं आपको। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की 6 सीट आई है और बीजेपी की 29 सीट। अब आप ही फैसला करें कि कौन हारा और कौन जीता। इन दोनों ही प्रवक्ताओं के सवालों का जवाब दिया बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने, और ऐसा दिया कि दोनों प्रवक्ताएं बाएं करने लगी। पर सुधांशु त्रिवेदी भी कहाँ छोड़ने वाले थे, दोनों को ऐसा सबक सिखाया कि दोनों की बोलती बंद हो गई। तो देखते हैं सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे इन दोनों शोर मचाओ प्रवक्ताओं को डिबेट में धोया। तो शुरू करते हैं। चालू करो बे। सुधांशु जी, देखिए कुल मिलाकर अगर बड़ी तस्वीर को हम देखें तो ये सही है, आपने एक हिस्टोरिक विन वहां पर हासिल किया है। तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी, प्रो इनकम्बेंसी दिखी, आपने सीट का फायदा किया है। लेकिन क्या वजह रही है? क्योंकि कई लोग मान रहे हैं कि आपने भी कास्ट की बात त्यागी जी ने की, आपने भी कास्ट डायनेमिक्स को देखते हुए जो दलित है उनमें भी डिप्राइव्ड एससी एक गुट बनाया और ग्रुप बनाया, और उसमें आपने लगभग 9 सीटें दी, और इसी वजह से आपको भी फायदा हुआ है। इस बार जो विधायकों की पूरी लिस्ट आई है उसमें एससी में अगर हम देखें 17 विनर्स है, तो उनमें से 8 आपके हैं, 9 कांग्रेस के हैं। ओबीसी वापस आपकी झोली में आया है, 16 कुल विधायक ओबीसी हुए हैं, जिनमें से 13 बीजेपी के हैं, 3 कांग्रेस के हैं, जो कि माना जा रहा है कि लोकसभा में आपसे छिटक गए थे। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी की जो सोच है वो सामाजिक न्याय और सभी जातियों के सम्मान और स्थान को लेकर एक व्यवस्थित सोच है। उसका कोई तात्कालिक राजनीति से मतलब नहीं है। केसी त्यागी जी ने उल्लेख किया मंडल कमीशन का विषय का, तो मैं दर्शकों को याद दिला दूं, मंडल कमीशन 7 अगस्त 1990 को लागू किया था वीपी सिंह ने, इस डर से क्योंकि 9 अगस्त 1990 को देवीलाल जी की रैली थी और यह तय था कि जनता दल के अधिकांश विधायक टूटकर चले जाएंगे, अन्यथा कोई और प्रधानमंत्री होता तो एक हफ्ते बाद 15 अगस्त था, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा करता। मगर केसी त्यागी जी शरद यादव जी के बहुत निकट रहे। शरद यादव जी ने स्वयं एक पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने वीपी सिंह को से बात की, उन्होंने कहा अगर देवीलाल जी की रैली से पहले नहीं करोगे तो मेजॉरिटी एमपी चले जाएंगे। तो उद्देश्य वहां पर सामाजिक न्याय नहीं था। और उससे पहले हमारी पार्टी ने कल्याण सिंह जी 1900 ओबीसी थे, 1984 में भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने थे। विनय कटियार जी ओबीसी थे, 1986 में बजरंग दल के संयोजक बने। सब लिख रहे हैं मुझे कि आज हिस्ट्री की पूरी क्लास लग जाएगी क्या हल्ला बोल में,
ठीक है, आप अपनी बात संक्षिप्त में पूरी कीजिए, लेकिन आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं सुधांशु जी, आपके गठबंधन के साथियों के साथ आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं? जेडीयू, टीडीपी सब ठीक ठाक है मामला? बिल्कुल। मैं आरएलडी भी उधर हमने सुना है 2-3 सीट मांग रही है 10 में से उपचुनाव में। जेडीयू 1995 में हमारा गठबंधन हुआ, आज 29 साल हो चुके हैं। बस बीच के 1.5-2 साल छोड़ दीजिए, हमारा सबसे लंबा भारत की राजनीति का सबसे दीर्घजीवी गठबंधन में से एक है। शिवसेना से हमारा गठबंधन 1989 में हुआ था। और आज मैं प्रियंका जी को याद दिलाऊं, आज महाविकास आघाड़ी क्या कर रहा है? जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका सीएम बनेगा। अरे यही अरेंजमेंट तो बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से था, जबकि आप लोग 167 लड़ते थे, हम 117 लड़ते थे। यही मान गए होते तो वो हालात नहीं होते, और आज किस बेबसी में खड़े हुए हैं कि वही मानना पड़ेगा जिसकी सीटें ज्यादा होंगी और उसका ही सीएम बनेगा। खैर, उसके बाद इन्होंने किया, हमारा अकाली दल से सबसे लॉन्गेस्ट चला, सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग अगर अलायंसेस हैं तो हमने बनाए। प्लीज, ठीक है, दिस इज रिडिकुलस। आपने भी उतना ही लंबा बोला है, उनकी बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी कीजिए सुधांशु जी, बात पूरी कीजिए, वो पूरी करेंगे उसके बाद मैं जवाब लूंगी आपसे और सुप्रिया जी से। आप टाइम देख लीजिएगा, आपको भी उतना ही टाइम दूंगी, वादा है मेरा उतना ही टाइम दूंगी। टाइम नहीं चाहिए भैया, पर हमें मुझे नहीं, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। वापस टॉपिक, वो गठबंधन के साथियों पर कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते जिसके साथ थे वो पुराने और तगड़े हैं। जल्दी से पूरी कीजिए सुधांशु जी। नहीं सुधांशु, और प्रियंका जी तो आप सुनिए, आप सुनिए प्रियंका जी, पढ़ना होगा, मैं इतिहास की किताबें उठाकर पढ़ लूंगी। और 25 साल के हमारे शिवसेना के गठबंधन के बारे में ये कम ही टिप्पणी दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो पैरासाइटिक बिहेवियर होता है, जब पीठ पे खंजर घोंपने का काम करते हैं। और वो चिराग पासवान भी उसके उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जेडीयू ने एक्सपीरियंस किया है, शिवसेना ने एक्सपीरियंस किया है, डीएमके ने किया है, टीडीपी ने किया है, ममता बनर्जी ने किया है। इन्होंने सबके साथ तो धोखाधड़ी की। कौन है ये? क्या बात कर रहे हैं? आपको इसी कगार पे खड़े हो गए, आप बेबस हो गए। अरे बेबस तो आप लोग हैं, बेबस तो आप लोग हैं आज महाराष्ट्र में, और मुझे खुशी है इस बात की। अरे नहीं, हम बोलेंगे क्योंकि हम इतिहास नहीं सुनने आए हैं, और आपका वर्षन नहीं सुनने आए हैं हम इतिहास का। सुधांशु जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं आपका सुनने नहीं आई हूँ भाई साहब, मैं ना इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने आई हूँ कि आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है, इंडिया गठबंधन की क्या नीति होने वाली है। हाँ, उसी पर वो बोल रहे हैं, गठबंधन के साथियों पर वो हिसाब मांग रहे हैं। मैं बोलूं, जवाब दीजिए सुधांशु, छोटा सा संक्षिप्त। अब मैं बात सुनूं। प्रियंका जी, 25 साल की हिस्ट्री किसने बोली थी? मैंने, आपने? बोलिए 25 साल का हमारा आपका गठबंधन मैंने बोला था, आपने? और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह रही है, अगर एक फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगिए। आए बाएं साएं मत बोलिए। 25-30 साल की बात आपने शुरू की, अब सुनिए आराम से, अब सुनिए, मैं आज की बात कर रहा हूं। अननेसेसरी बीच में आए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और 25 साल की बात, सब सरासर झूठ बोलते हैं, किसी के पास कोई फैक्ट नहीं होता, तब ये बोलना शुरू करते हैं। इसलिए मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, जाओ चेक करो एक एक डेट अगर गलत बोली हो। अब मैं आज की आता हूं इस पे। मुंबई में हुई थी ना इंडी गठबंधन की बैठक, जिसमें यह बात आई थी कि जातिगत जनगणना का मामला इंडी गठबंधन जो अनाउंस करेगा बाहर स्टेटमेंट, उसमें शामिल किया जाए। यह ललन सिंह ने बोला, जो वहां पर थे उस समय का अध्यक्ष थे, और आज कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बोला। कांग्रेस ने मना कर दिया। अब बोलिए, तो आज की बात कर रहे हैं, पिछले साल की, और महाराष्ट्र में मुंबई की बैठक। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को उसे अपने एजेंडा के लिए बचा के रखना था कि वो कांग्रेस अपने एजेंडा में दिखाए, इंडी गठबंधन में नहीं। और झूठ बोलना क्या होता है? केसी त्यागी जी बैठे हैं, बिहार में जातिगत सर्वे का निर्णय जून 2022 में हुआ, जब भाजपा जदयू की सरकार थी। इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ अगस्त में, जब आरजेडी और इनकी सरकार थी। और राहुल गांधी कहते देखो भैया, हमने नीतीश कुमार से कह दिया। मेरे भाई नीतीश कुमार उस समय हमारे साथ थे। दर्शक चेक करें, प्रियंका जी के हंसने मुस्कुराने पर ना जाएं। जून 2022 में किसकी सरकार थी? फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलिएगा, ऐसे आए बाएं साएं मत बोला करिए। ठीक है, सुप्रिया जी जवाब दीजिए। और हरियाणा की हार से कांग्रेस पार्टी क्या कोई सबक ले रही है? अति आत्मविश्वास शब्द आपके कम से कम 3-4 गठबंधन के साथियों ने कहा है। हर चुनाव, हर परिणाम, हर नतीजे से हम कोई ना कोई सबक जरूर सीखते हैं। कांग्रेस पार्टी इससे भी सबक सीख रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि रणनीति बन रही है। राहुल जी और खड़गे जी मिले हैं, आगे हम अपने गठबंधन के साथियों से बात करेंगे। भाई, हम तो एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से बात करते हैं। हमारे अंदर लोकतंत्र है। हम थोड़ी महाराष्ट्र में दूसरे को कह रहे हैं कि इनको देखकर उल्टी आ रही। तानाजी सावंत ने क्या कहा अजीत दादा को? इनको देखकर मुझे उल्टी आती है, दम घुटता है। एक आदमी कह रहा है फडणवीस को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, कैसे शिंदे बने हुए हैं, एकनाथ शिंदे। दूसरा आदमी पलट के कह रहा है भैया महायुति तो ले डूबेगी। ये इनकी आपसी तिगाड़ी की मैं बात कर रही हूं। शिवाजी की जो ध्वस्त मूर्ति थी ना, उसका बदला आपसे महाराष्ट्र लेगा। जो आपने उद्धव साहब के साथ किया उसका बदला लेगा, और बदलापुर का भी बहुत बड़ा बदला लेगा। लेकिन मैं यहां पर एक चीज कहना चाहती हूं, यहां पर बड़ी बड़ी बातें करी गई मंडल कमीशन की। अरे मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, नीतीश बाबू ने जातिगत सर्वे कराया था, वो वेबसाइट महीनों से नहीं चल रही है, वो वेबसाइट खुली नहीं रही है। ऐसा यू टर्न मारा नीतीश बाबू ने कि वेबसाइटों बंद हो गई। ये तो इनकी असलियत है। और एक असलियत में यहां पे और आपको बता देना चाहती हूं, आपके दर्शकों को जल्दी से एक लाइन में, क्योंकि मुझे एक लाइन का कमेंट प्रियंका जी और सुधांशु जी से लेना है। जल्दी से 2019 में एक लाइन में 2019 में मोदी जी ने 18 रैली करी हरियाणा में। इस बार कराई गई 4, क्योंकि देख लिया गया कि उत्तर प्रदेश में जो रैली हुई, वेस्ट बंगाल में हुई, महाराष्ट्र में हुई, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह जहां मोदी जी रैली करने जाते थे बड़ी बड़ी हार हुई। ठीक है, एक बार खाली सुधांशु जी और प्रियंका जी को दिखा दीजिए। एक लाइन का, प्रियंका जी से टाइम कम है, 2 लाइन का कमेंट जल्दी से।
नहीं, मैं तो बस यही कहूंगी, 2 लाइन क्या 1 ही लाइन में कह देती हूँ कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली है। ये गठबंधन मजबूत है, मजबूती से आगे बढ़ेगा। सुधांशु जी। जनता का, महाराष्ट्र की जनता का। ठीक है सुधांशु जी, सिर्फ 2 लाइन से। बस मैं 2 लाइन, बिल्कुल ही 1 लाइन में कह देता हूं। जो इन लोगों ने बोला है, तो जिस समय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा था तो अटल जी ने एक पंक्ति लिखी थी आपस में, जो इन दलों में जनता परिवार में लड़ाई होती उसके लिए, कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।